सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो इस चैनल के थ्रू मैं फिज़िक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स को फिज़िक्स इंटरेस्टिंग लगता है या जिन्हें फिज़िक्स थोड़ा टफ लगता है अभी के लिए, जो इसको बहुत इजी वे में सीखना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को इन वीडियो से बहुत हेल्प होगी। और ये जो वीडियोज़ हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडवांस की, मेंस की, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें फिज़िक्स पूछी जाती है, बेसिक फिज़िक्स पूछी जाती है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियोस बहुत यूज़फुल होंगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिनसे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर मैंने अपना वेक्टर्स पे डाला था, तो आज हम वेक्टर्स को एंड करेंगे। ये वेक्टर्स का लेक्चर 5 है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि वेक्टर्स में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, उससे आगे हम यहां बढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर हम एक वेक्टर ए का दूसरे वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है a इंटू बी साइन थीटा, जो एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। या इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये एन कैप होता है, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के भी और परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के भी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के भी और ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के भी। क्लियर? तो अब हम डायरेक्शन निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। यानी एन कैप की या ए क्रॉस बी वेक्टर जो है उसके हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है एन कैप, ठीक है, एन कैप। तो डायरेक्शन निकालने का एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल में जो हमारा राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को हमें फर्स्ट वेक्टर के अलोंग रखना होता है। पुट फिंगर्स अलोंग फर्स्ट वेक्टर एंड देन face the palm towards second vector and curl your fingers. Curl your fingers towards second vector and open up the thumb. which represents the direction of n cap और a क्रॉस b। क्लियर? तो अब जो हमने लिखा है इसको हम समझेंगे क्या हम इसमें कहना चाह रहे हैं। तो अगर हमारे पास वेक्टर a है और हमें उसका क्रॉस लेना है b के साथ, तो इसमें जो ये वेक्टर है ये मेरा फर्स्ट वेक्टर होगा और जो ये वेक्टर है ये मेरा सेकंड वेक्टर होगा। क्लियर?
तो सेकंड प्लेस पे जो वेक्टर होता है वो मेरा सेकंड वेक्टर होता है, फर्स्ट प्लेस पे जो वेक्टर होगा वो मेरे लिए फर्स्ट वेक्टर होगा। क्लियर? अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट प्लेस पे कौन है, बी, तो ये मेरा फर्स्ट होगा और ये मेरा सेकंड वेक्टर होगा। क्लियर? तो अब हमें राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर के अक्रॉस, सॉरी फर्स्ट वेक्टर के अलोंग हमें अपनी फिंगर्स रखनी है। ठीक है, अब फर्स्ट वेक्टर के अलोंग फिंगर्स अगर हम रखेंगे तो यहां पे हम एक सिंपल सा केस लेते हैं। तो यहां पे एक सिंपल सा केस हम लेते हैं कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है ए और हमारे पास ये एक वेक्टर है बी जिसमें हमें ए क्रॉस बी निकालना है डायरेक्शन में। अब हमें अपनी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, वो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग रखते हुए, यानी ऐसे मैंने फिंगर्स रख दी। क्लियर? थंब को मुझे ओपन ही रखना है या आप थंब को चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। तो अगर मैंने अपनी फिंगर्स को ऐसे रखा तो मुझे फिंगर्स को ऐसे ही रखते हुए, मतलब डायरेक्शन फिंगर्स की अभी भी यही है, मुझे अपने फिंगर्स को फेस करना है किसकी तरफ, बी की तरफ, और फिर कर्ल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो मेरा थंब है वो क्या कर रहा है, इनटू द प्लेन। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब जो ए बी का प्लेन है, मैंने बताया भी था, जो ए बी का प्लेन है, ऐसे करने के बाद हमारा जो डायरेक्शन है वो आता है इनटू द प्लेन। तो मतलब जो यहां ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन एक डायरेक्शन होती है जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अगर मैं यहीं पे बी क्रॉस ए की बात करूं, बी क्रॉस ए की यहां पे मैं बात करूं, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, फिर बी वेक्टर हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा। इसके बाद अगर मैं अपनी पाम को फेस करूं टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर दैट इज ए, और फिर फिंगर्स को उसकी तरफ कर्ल करूं, तो हमारा जो थंब है ये प्लेन के परपेंडिकुलर शो कर रहा है और प्लेन के आउटसाइड, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन। इसे हम डिनोट करते हैं डॉट से। तो जो भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। इसका एक और केस हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा वेक्टर ए जो है वो इस तरीके से है इनटू द प्लेन, और हमारा जो वेक्टर बी है वो इस तरीके से है। अब अगर मैं इस केस में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालूंगा तो क्या होगी भाई, हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। मुझे फर्स्ट वेक्टर पता चल गया कौन है, ए, और सेकंड वेक्टर कौन है, बी। तो मैं सबसे पहले इस डायरेक्शन को पहचानूंगा क्रॉस। क्रॉस का क्या मतलब होता है, इनटू द प्लेन, मतलब जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। अब ये प्लेन के परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, और अगर हम ऐसे करेंगे ये प्लेन के परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन। तो मुझे पहले फर्स्ट वेक्टर के अलोंग फिंगर्स रखनी है, तो मैंने फिंगर्स को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है, और इसके बाद मैंने अपने पाम को सेकंड वेक्टर यानी बी की तरफ फेस करके कर्ल करना शुरू किया। क्लियर? इस तरीके से मेरे थंब को देखो कहां जा रहा है, प्लेन में ही नीचे की तरफ। इसका मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स इन प्लेन, डाउनवर्ड्स इन प्लेन। तो ये दो एग्जाम्पल से आपने समझ लिया कि वाकई में जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर आता है। इसको एक डायग्राम से भी हम देखेंगे। तो अगर डायरेक्शंस की बात करें तो जो आपका प्लेन होता है, कोई भी प्लेन जिसमें आप लिख रहे हैं, ठीक है, आपका जो कॉपी का पेज है वो एक प्लेन है। तो कॉपी का जो पेज है उसमें आप 4 डायरेक्शंस मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से, एक राइट, अप, इन द प्लेन, तो प्लेन में ही अप, लेफ्ट, डाउन, ये भी अगेन इन द प्लेन, डाउन इन द प्लेन। अब जो भी आपने प्लेन लिया है, ये जो आपका प्लेन है, जब आप इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, कैप हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है, तो परपेंडिकुलर जब आप होते हैं ऐसे इनटू द प्लेन परपेंडिकुलर,
तो इसे हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, इनटू द प्लेन। और अगर हम प्लेन के परपेंडिकुलर रहते हुए इस तरीके से अगर देखें, यानी कैप जो है हमारा इस तरीके से आउट शो कर रहा है, तो ये हमारा होता है आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। तो इन टोटल हमें ये 6 डायरेक्शंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। राइट लेफ्ट प्लेन में ही अप एंड डाउन, और ये जो होता है ये इनटू द प्लेन और ये आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर? तो ये डायरेक्शंस हमें ध्यान रखनी है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि कैसे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, आप उसको ऐसे देखिए। जैसे हमारा जो फर्स्ट केस था, उस फर्स्ट केस में, इसको मैं ऐसे हटा देता हूं, उस फर्स्ट केस में आप देखिए ध्यान से, इसको आप सिंपली 2 पेन की हेल्प से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है। अब आपको पता है ए और बी जो है, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो ये एक प्लेन बना रहा है ए और बी। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब या तो ऐसे होगा, या इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, इनटू होगा। क्लियर? तो प्लेन के परपेंडिकुलर इनटू या फिर आउट, यही 2 डायरेक्शन बचती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आप एक बार ए और बी को अगर बना लेते हैं तो उस ए और बी के परपेंडिकुलर आपको बनाना है, यानी इसके परपेंडिकुलर ये, या फिर आपका इसी के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, इनटू द प्लेन ये अंदर की तरफ। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जब मैंने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाली थी वो प्लेन के परपेंडिकुलर आई थी, मतलब जो भी आपने ए और बी का ये प्लेन बनाया हुआ है इस प्लेन के बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, और जब हम बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकाल रहे थे वो भी इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी। अब यह केस यहां भी हो रहा है, ठीक है। ये हमेशा ही होगा कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होती है। तो इसको हम यहां देख सकते हैं कि हमारा ये वाला वेक्टर ए है, तो मैं यहां पे ए दिखा देता हूं, ये देखिएगा ध्यान से, और ये वाला वेक्टर मेरा क्या हो गया भाई, बी हो गया, ठीक है। अब आप इस प्लेन को देखिएगा ध्यान से, ये प्लेन ए और बी का ये प्लेन देखिएगा ध्यान से, आपको मैं दिखा देता हूं, ये ए और बी का प्लेन है। अब ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर भाई या तो ऐसे आ सकता है, या ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे आ सकता है। क्लियर? ऐसे। अब या तो ऊपर की तरफ होगा परपेंडिकुलर या नीचे की तरफ होगा, इस तरीके से। अब ऊपर होगा या नीचे होगा पता कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब हम अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो हम थंब की डायरेक्शन को देखेंगे। क्लियर? कि यहां पे हमने फिंगर्स को यहां पे शो किया, उसके पाम को शो करने के बाद जब हम कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन देखेंगे वो कहां जा रही है। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप 2 पेन ले लें और 2 पेन वेक्टर्स को शो करें। जब आप उनके प्लेन को बना लें एक बार, तो उसके प्लेन से, ठीक है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन होंगी, उनमें से किसी एक डायरेक्शन में आपका क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन आएगा, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी आएगा एक तरफ तो दूसरी साइड डेफिनेटली कौन आएगा, बी क्रॉस ए। यानी प्लेन के परपेंडिकुलर 2 ही डायरेक्शन बचती हैं हमारे पास, उनमें एक पे ए क्रॉस बी बैठा होता है, दूसरे पे बी क्रॉस ए होता है। क्लियर? तो यहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किस में अपोजिट होते हैं, डायरेक्शंस में। क्लियर? तो यहां पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है। क्लियर? तो अब प्रॉपर्टीज पे बढ़ेंगे हम आगे, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पे देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो ए क्रॉस बी होता है वो बी क्रॉस ए के नेगेटिव के इक्वल होता है। और नेगेटिव क्यों आता है, डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए, दोनों की लेंथ तो बराबर ही होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए नेगेटिव आता है। दूसरा, अगर हम ए क्रॉस बी प्लस सी लिखते हैं तो ये इक्वेट किया जा सकता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मतलब
हम ए क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बी के साथ प्लस सी के साथ। थर्ड, अगर हम ए का क्रॉस ए के साथ लें तो ये जीरो आता है। रीजन बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर्स में जीरो होता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपका पैरेलल में जीरो होता है और एंटी पैरेलल में जीरो होता है। तो ए वेक्टर खुद के क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा। तो पैरेलल वेक्टर्स, तो इसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं आई डॉट आई, सॉरी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब जीरो होंगे। इसके अलावा अगर माइनस आई का क्रॉस आई के साथ लिया जाए तो ये भी जीरो होगा। माइनस जे का क्रॉस जे के साथ लिया जाए तो ये भी जीरो होगा। माइनस के क्रॉस के, ये भी जीरो होगा। फर्क इतना है कि ये एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट हैं, ये पैरेलल हैं। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। अब अगर हम बात करें आई क्रॉस जे डायरेक्शन की, या जे क्रॉस के डायरेक्शन की, या के क्रॉस आई डायरेक्शन की, ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से बताता हूं वो तरीका भी देखेंगे, और बहुत सारी बुक्स में कुछ और तरीका भी दिया होता है। तो हम इसको ऐसे लिख लें कि आई जे के एक सीक्वेंस है हमारे पास अल्फाबेट का, आई जे के सीक्वेंस हमने लिखा, फिर से हम आई जे के लिख लेते हैं, फिर से हम आई जे के लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस आई जे के सीक्वेंस में अगर मैं पहला क्रॉस करूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो आई क्रॉस जे हमें क्या देता है, के। तो मतलब समझ जाइए कि जो वेक्टर आई में है और जो के जे में वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें के में मिलेगा, उनके परपेंडिकुलर। अगर हमने जे का क्रॉस किया, यहां पे अब जे का क्रॉस कर लेते हैं, जे का क्रॉस किया तो हमें मिलेगा फिर आई। तो जे क्रॉस के किया तो हमें क्या मिल जाएगा, आई। अब अगर हमने के का क्रॉस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, जे। तो आप इस सीक्वेंस को ध्यान रख सकते हैं, बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है। आई क्रॉस जे के देगा, जे क्रॉस के आई देगा, के क्रॉस आई फिर से जे देगा। क्लियर? अगर आप इसका उल्टा लेते हैं तो इसका जो उल्टा होगा वो आपको नेगेटिव देगा, यानी आप अगर इसके उल्टा चलेंगे, ये और ये, तो आपको उसका जस्ट नेगेटिव करना है, जो आप ऊपर देख चुके हैं, ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो वो चीज भी हम यहां पे लिख लेते हैं, जे क्रॉस आई ये माइनस के देगा हमें, के क्रॉस जे ये हमें माइनस आई देगा, और आई क्रॉस के ये हमें माइनस जे देगा। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं डायरेक्शंस के लिए। अब इसके अलावा एक और तरीके से भी इसको बताया जाता है, क्या कि अगर हम आई जे और के इसका एक क्लॉकवाइज सीक्वेंस अगर लें, क्लॉकवाइज सर्कल लें अगर हम इसमें, तो ये सर्कल पॉजिटिव होता है, और अगर हम इसका एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लेते हैं तो ये हमारा नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने आई का क्रॉस किया जे के साथ तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का के। जे का क्रॉस किया के साथ तो हमें मिलेगा प्लस का आई, और के का क्रॉस किया हमने आई के साथ। यानी घूमना कैसे, हमें ये ऑर्डर बता रहा है, आई से क्रॉस जे, और जे से क्रॉस के, और के से क्रॉस आई। अगर हम उल्टा घूमते हैं, यानी जे क्रॉस आई, तो हमें माइनस के मिलेगा, आई क्रॉस के हमें माइनस जे मिलेगा, और के क्रॉस जे हमें माइनस आई मिल जाएगा। तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बोलते हैं। आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, बट ये तरीका मुझे थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है। आई जे के लिखें, उसके हिसाब से डायरेक्शन निकाल दें। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमें
वेक्टर्स ए बी आई जे की फॉर्म में दिए जाएं तो फिर हम उन्हें किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर। तो हमें आई जे के की फॉर्म में वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है। अब यहां पे हम अपना फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर पहले से डिसाइड कर लें, ठीक है, हमें निकालना क्या है, ठीक है। अब यहां पे अगर हमने डिसाइड कर लिया है तो हम एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, डिटर्मिनेंट एक पूरा चैप्टर है जो वो पढ़ते हैं, बट यहां पे मैं आपको इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, ये बताऊंगा, ठीक है। तो आपको आई जे के ये तीन डायरेक्शंस लिख लेनी है। अब आई जे के जो कॉफिशिएंट्स हैं ए के लिए, आई के साथ कॉफिशिएंट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, ये आपको पहले प्लेस कर देने हैं फर्स्ट वेक्टर के लिए, और सेकंड वेक्टर के लिए आपको कॉफिशिएंट्स बाद में प्लेस करने हैं। तो सेकंड वेक्टर के लिए कॉफिशिएंट्स बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये जो हमने लिखा है इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है भाई? अगर हम यहां पे आई डायरेक्शन आई के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहां पे डायरेक्शन आई लिख लेंगे प्लस का, और इसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो याद रखिए जो भी आई के नीचे हैं, ठीक है, कॉफिशिएंट्स, इन कॉफिशिएंट्स का हम आई के लिए कभी यूज नहीं करेंगे, हम कॉफिशिएंट्स यूज करेंगे ये। अब जो आपके पास ये कॉफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस ये कॉफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो यानी हमारे लिए मल्टीप्लाई हुआ ए वाई बी जेड के साथ, यानी ये कॉफिशिएंट इसके साथ, फिर माइनस सिंबल आएगा, और फिर ये कॉफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आई डायरेक्शन का कॉफिशिएंट बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। अब जब हम आई को सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम जाएंगे जे पे। तो सीक्वेंस क्या होता है कि अगर हमने पहला कॉफिशिएंट प्लस का लिया है तो दूसरा कॉफिशिएंट माइनस के साथ शुरू होगा, तो हम यहाँ पे पहले ही माइनस लगा देते हैं, और ये हमारे लिए जे के लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जे के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे जे के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमें जे के लिए जो कॉफिशिएंट्स हैं वो छोड़ने हैं, ठीक है। जे के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो हमें छोड़ देने हैं। तो ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो अब हमें इसके कॉफिशिएंट छोड़ देने हैं। तो जो कॉफिशिएंट बच गए उसमें ये इससे मल्टीप्लाई हम करेंगे और ये हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, क्लियर। बी एक्स ए जेड। अब जो थर्ड कॉफिशिएंट हमारे पास बच गया दैट इज के। तो अब फिर से जो हमने ऑर्डर बनाया था, क्या, पहला कॉफिशिएंट पॉजिटिव के साथ, दूसरा कॉफिशिएंट नेगेटिव के साथ, थर्ड कॉफिशिएंट फिर से पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ चलेगा। तो यहां पे हमारा के कैप हो जाएगा पॉजिटिव के साथ। तो यहां पे अगर हम के कैप के लिए देखें तो के कैप के लिए हमारे पास जो कॉफिशिएंट्स हैं वो ये छोड़ने हैं और ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स बी वाई और ये बी एक्स ए वाई। तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो आई जे की फॉर्म में अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो प्रॉपर्टीज में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट की और डॉट प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। बाकी एप्लीकेशंस जो जैसे जैसे चैप्टर आगे आएंगे हम उन एप्लीकेशंस को देखेंगे
जो क्रॉस प्रोडक्ट पे या डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जिन्हें हमें बार बार यूज करना है हर चैप्टर में, वो कुछ हम यहीं पे सीख के चलेंगे। तो एप्लीकेशन, तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे हम बहुत बेसिक वाली एप्लीकेशन देखेंगे भाई, जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तो उनमें देखेंगे। तो यहां पे अगर हमें किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जो हम ए और बी वेक्टर से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अब पैरेललोग्राम है तो ए के पैरेलल साइड हम बना सकते हैं और बी के पैरेलल साइड भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास ये पैरेललोग्राम बना है, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, ठीक है, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी अगर मैं यहां से मॉड हटा दूं तो आप क्या देख पा रहे हैं, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें वैल्यू होगी और जिसमें डायरेक्शन भी होगी। तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू एक्चुअली में जो मैंने ये शेडेड पोर्शन दिखाया आपको, दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया। अब इस एरिया की जो डायरेक्शन होती है, याद रखिएगा एरिया की डायरेक्शन आप यहीं सीख के चलिए, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती हैं, तो या तो वो डायरेक्शन ए क्रॉस बी से आएगी या फिर इनटू द प्लेन बी क्रॉस ए से आएगी, बट एरिया की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, या अगर क्वेश्चन में गिवन है ये डायरेक्शन लेनी है, जैसे मान लो यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन डायरेक्शन लेनी है हमें, क्लियर, तो वो डायरेक्शन प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, सूडो वेक्टर है। ठीक है, सूडो वेक्टर क्या होते हैं मैंने बताया था आपको, जिनके पास एरिया तो हमें दिख रहा है वैल्यू वाइज, लेकिन जिनकी डायरेक्शन और उनका वैल्यू ये उसके लाइन रिप्रेजेंटेशन से नहीं यहां पे मैच हो रहा होता है। ठीक है, तो यहां पे जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, जबकि ये इस एरिया को बता रहा है। तो जो लाइन हम दिखा रहे हैं वो लाइन की लेंथ इस एरिया की वैल्यू को शो कर रही है और डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अब यहां पे अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो मॉड लगाने से मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू आ जाएगी। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो मेरे पास एक्चुअली में पैरेललोग्राम का एरिया होता है। क्लियर, अब इसको हम निकालें अगर कि ऐसा क्यों हुआ, तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम से दो ट्रायंगल बना लेंगे, डायगोनल खींच करके दो ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये ट्रायंगल हमारे पास है और ये ट्रायंगल हमारे पास है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जैसी साइड ये है वैसी साइड ये है, और जैसी साइड ये है वैसी साइड ये है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। तो जिसका एरिया अगर हम देखें तो दो इक्वल पार्ट्स में मान सकते हैं कि अगर इसका एरिया ए नॉट है तो इसका एरिया भी क्या होगा, ए नॉट। तो इसका मतलब जो ए टोटल होगा, टोटल एरिया, वो ए नॉट प्लस ए नॉट हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम के लिए। क्लियर, तो यहां पे अगर मैं एक एरिया को निकालूं तो वो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पे मेरा ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, तभी हम ए और बी को बना लेते हैं, ए बी। तो अगर मैं ए बी साइड्स वाला जो ये ट्रायंगल है अगर देखूं, तो मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे, ठीक है, इस वर्टाइसिस से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अगर मुझे पता है कि ये एंगल थीटा है और ये साइड बी है, तो हमने देखा था कि अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये जो साइड आएगी ये तो होगा हमारे पास कंपोनेंट, और जो ये वाली साइड आएगी ये हमारे पास आएगी बी साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है। इस चीज को हम सीख चुके हैं। तो यहां पे अगर हमें
इस वर्टाइसिस से इस साइड पे परपेंडिकुलर पता है, यानी एल्टीट्यूड पता है और बेस भी पता है, ए है। तो मैं इस एरिया को कैसे लिख सकता हूं, ए बी साइन थीटा इंटू में हाफ, ठीक है, हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी साइन थीटा हमारे लिए क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करें तो अगर उनके बीच में एंगल हमें थीटा पता है तो ये ए बी साइन थीटा उनके क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करता है। तो यानी ये आ गया हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए नॉट की वैल्यू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी आ गई। तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हम दूसरा एप्लीकेशन देखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी यहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड हमने प्रूफ देखा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को ही बता रहा है, जो हमने प्रूफ देखा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को ही बता रहा है। तो जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें से दो साइड्स अगर हमें पता है, ठीक है, और उनके बीच का अगर हमें एंगल पता है तो हम उससे उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और अगर ये वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम ले लेंगे तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगेन जो भी एरिया होते हैं, चाहे पैरेललोग्राम का एरिया हो या फिर हमारे पास ट्राइंगल का एरिया हो, इनके डायरेक्शन हमेशा प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्लियर। तो ये चीज यहां पे हम देख सकते हैं आराम से। तो ये एप्लीकेशन है जो हमें यूज करनी है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल की एप्लीकेशन जो है हमें यूज करनी है। तो जैसा मैंने बताया कि बाकी एप्लीकेशंस भी हम सीखेंगे, जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वो हम देखेंगे। जैसे एक टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हम रोटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकाली जाती है। उस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हम क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकालेंगे। तो वो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में हम वहां क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, लेकिन तरीका वही रहेगा। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, वहां पे डायरेक्शन निकालने का तरीका राइट हैंड थंब रूल से, ये सब हमारे पास सेम रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट की भी हम एप्लीकेशन यहां पे देख सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में जो एप्लीकेशन हम देखते हैं वो होता है वर्क। वर्क की एप्लीकेशन, मतलब वर्क में डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन अगर हम देखें तो वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स। W हम डिनोट करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। तो अगर फोर्स वेक्टर हमें पता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पार्टिकल का हमें पता है, तो उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हम जो क्वांटिटी ऑब्टेन करते हैं वो होती है वर्क डन। अगेन ये एप्लीकेशन भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल इसका डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे बस ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो हमने वेक्टर्स पढ़ा है इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर इज अ टूल, अ मैथमेटिकल टूल टू सॉल्व द फिजिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक थ्योरम है लैमीज थ्योरम, हालांकि हमें उसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, ठीक है, और उसे बिना जाने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी हम उसे पढ़ेंगे ताकि अगर हम डायरेक्टली कोई ऐसा क्वेश्चन देखें जो लैमीज थ्योरम से सॉल्व हो सकता है तो वो हम वहां से सॉल्व कर लेंगे। तो लैमीज थ्योरम, तो लैमीज थ्योरम क्या है कि अगर किसी एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं जिनका नेट रिजल्टेंट 0 है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये
एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं और बैलेंस करने के बाद इनकी जो नेट वैल्यू है वो 0 मिल रही है। अब आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि अगर हमारे पास ये वेक्टर्स का समेशन करने के बाद हमें 0 मिलता है, नेट का मतलब यही है कि अगर हम इन तीन वेक्टर्स का समेशन कर लें तो हमें जो नेट वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 0। तो याद रखिए ऐसे वेक्टर्स हमेशा क्या फॉर्म कर सकते हैं? एक क्लोज लूप। तो तीन फोर्सेस तीन साइड्स को डिनोट करेंगे तो ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर लेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे अभी। ठीक है, तो पहले लैमिस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपका ये F1 है और ये एंगल इसके अपोजिट अल्फा है, ये F2 है इसके अपोजिट ये एंगल बीटा है और इसके अपोजिट ये एंगल गामा है, तो जो भी आप इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को देखेंगे, F1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, F2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन बीटा और F3 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय साइन गामा, ये इक्वल आता है। क्लियर? तो लैमिस थ्योरम से हम यही देखते हैं कि अगर किसी एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं कि उनका नेट वैल्यू 0 आ रहा है, तो आप उन फोर्सेस के अपोजिट एंगल्स का यूज करें तो साइन के टर्म्स में और उनके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करें साइन के साथ, तो ये हमेशा इक्वेट हो जाते हैं। इससे अगर हमें कोई एक एंगल पता है और फोर्सेस के बारे में पता है तो किसी अननोन फोर्स या अननोन एंगल को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लैमिस थ्योरम है और ये जो लैमिस थ्योरम है ये यहीं से हम एक ट्रायंगल को बना करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें F1, F2 और F3, ठीक है, तो F1 के साथ अगर मैं F2 को जोड़ू पीछे करके थोड़ा सा, ठीक है, पीछे करके इस तरीके से कि हेड टू टेल ज्वाइन हो जाए, तो जहां F2 था अब भी F2 वहीं है। ठीक है, और F3 जो है उसे हम इस तरीके से पीछे करके जाएं तो ये हमारे पास F3 हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ये हमारे पास F3 हो जाएगा, ये हमारे पास F1 वेक्टर हो जाएगा और ये हमारे पास F2 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम एंगल्स की बात करें तो जो एंगल हमने देखा था यहां पे ये वाला, इनके बीच में जो यहां पे एक एंगल बन रहा था दैट इज एंगल अल्फा, ये, तो हम इसके अंदर का अगर एंगल देखेंगे तो कितना बन जाएगा भाई? 180 माइनस अल्फा। इसी तरीके से अगर हम बाकी एंगल्स को भी देखेंगे तो ये एंगल हमारे पास कितना बन रहा था? बीटा, तो इसके अंदर का जो ये एंगल बनेगा ये क्या बन जाएगा? 180 डिग्री माइनस बीटा। और इसी तरीके से ये जो एंगल है अगर आगे हम देखें तो ये हमारे पास क्या था? गामा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा, इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो तीन फोर्सेस हैं ये एक्चुअली में एक क्लोज लूप यानी ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं जिसके अंदर के एंगल्स 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा और 180 माइनस अल्फा बन जाते हैं। तो बेसिकली जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो उसको जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर एक साइन रूल होता है। ठीक है, साइन रूल, और वो साइन रूल क्या होता है कि अगर हमें साइड्स की लेंथ पता है और उनके अपोजिट एंगल पता है तो साइड लेंथ और उनके अपोजिट एंगल का साइन, ये जो रेशियो होता है ये हमेशा हर साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में आता है। क्लियर? तो यही यहां पे हो रहा है। F1 एक साइड है और उसके अपोजिट एंगल साइन अल्फा। यहां पे अगर अपोजिट एंगल हम देखें 180 डिग्री माइनस अल्फा, लेकिन एक्चुअली में साइन के अंदर हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा जो होता है वो फिर से साइन अल्फा बन जाता है। तो इस तरीके से हम ये ट्रायंगल का यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स में हम इतना ही रखेंगे और जितना भी मैंने यहाँ पे लेक्चर वीडियोस डाले हैं आप उनको सीक्वेंस में पढ़ें तो आपको जो बताया गया है दैट इज मच मोर सफिशिएंट। ठीक है, वो चीजें फिजिक्स में हम डायरेक्टली यूज करेंगे एज ए मैथमेटिकल टूल, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में वेक्टर्स को नहीं जानना है, वेक्टर्स को उतना जानना है जो हमें फिजिक्स में काम में लेना है। ठीक है, तो सारी एप्लीकेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स आप वीडियोस में अच्छे से एक बार फिर से देखें और जहां भी आपको कोई डिफिकल्टी फील हो या आपको लगे वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आगे बहुत सारी वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।